हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन को। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मज़े का टॉपिक है, पढ़ने में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। 3 लॉज हैं, वन बाय वन हम सारे लॉज को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ, पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए ये टॉपिक। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली इस टॉपिक में क्या है। वैसे ये 3 लॉज हैं, आज हम फर्स्ट लॉ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लॉ में भी कोशिश करूँगी सेकंड एंड थर्ड लॉ दोनों कवर करवा दूँ। फर्स्ट लॉ थोड़ा लेंदी है और इसमें थोड़ी सी बातें हैं क्योंकि आप लोग फर्स्ट से भी पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक आप लोगों को ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना चाहिए, बट मैं कोशिश करूँगी कि बाकी भी डिटेल में ही बनाऊँ। स्टार्ट करते हैं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पहले हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है कि आइजैक न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ बॉडीज़ एंड फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग लॉज। आइजैक न्यूटन का नाम किसने नहीं सुना? आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, हर कोई सुनता है और भाई बचपन से ही सुन रहे हैं। बहुत से लॉज, बहुत सी बातें न्यूटन पे और मीम्स तो बहुत ही बनती रहती हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि भाई ये जो आइजैक न्यूटन साहब थे, इन्होंने मोशन ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ा और इन्होंने कुछ लॉज दिए, ठीक है ना। इनको स्टडी करने के बाद इनका दिल किया कि भाई मुझे कुछ लॉज देने चाहिए, तो इन्होंने उठा के हमें 3 लॉ दे दिए लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। So, Newton first law of motion. A body remains at rest or continues to move with uniform velocity unless acted upon by an unbalanced force. So yeah, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि एक बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहेगी या फिर कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। बता दी चलूँ आप लोगों को कि ये वीडियो अप्रॉक्सीमेट 11 मिनट्स की मैंने अभी थोड़ी देर पहले शूट की और इन द एंड सेव ही नहीं हुई वो वीडियो। सो ये वीडियो आज फिर से मैं अगेन बना रही हूँ। सो कोशिश करूँगी कि पहले जैसे मैंने अच्छे से समझाया था इसमें भी अच्छे से ही समझाऊँ। खैर स्टार्ट करते हैं। सो हमने कहा कि एक बॉडी है वो रेस्ट पर ही रहेगी या फिर वो मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। सो एक ये पेन है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ रखा है, ये रेस्ट पर है, आप लोग देख सकते हैं ये रुका हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है। क्या ये जो हमारे पास पेन है ये ख़ुद ब खुद यहाँ से वहाँ हिल सकता है? नहीं हिल सकता। तब तक नहीं हिल सकता जब तक मैं बाहर से इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको यहाँ से वहाँ हिलाऊँ नहीं। ऐसी ही बात है। दूसरी कंडीशन है, या तो ये कंटिन्यूस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और ये कंटिन्यूसली इस तरीके से मूव कर रहा है। ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक मैं या तो इसकी स्पीड कम ना कर दूँ या इसकी स्पीड बढ़ा ना दूँ या मैं इसको स्टॉप ना कर दूँ। तो ये मुझे बाहर से करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद नहीं होगा, ठीक है। सो कोई भी बॉडी जो रेस्ट पर है या फिर वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक हम बाहर से इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ना करें। सो ये जो लॉ है हमारा, दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में वही बात कि कोई भी बॉडी, द फर्स्ट पार्ट स्टेट्स दैट the body cannot change its state of rest or uniform motion in a straight line itself unless it is acted upon by some unbalanced force to change its state. So, पहले पार्ट में वही बात की गई है जो मैंने आप लोगों को अभी समझाई, आप लोगों को क्लियर की कि कोई भी बॉडी रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए, या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्टेट में है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव कर रही है, तो वो उसी मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर बाहर से फोर्स अप्लाई ना की जाए, ठीक है। सो इट कैन बी स्टेटेड दैट, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अ बॉडी मूविंग it can also be stated that a moving body when not acted upon by some net force would have free motion, that is uniform motion in a straight line. बिल्कुल वही बात लिखी हुई है, वर्ड चेंज किए हुए हैं, आगे पीछे बात है। अगर आप मतलब कहते हैं ना कि कान को इस साइड से पकड़ो या उस साइड से पकड़ो, बात एक ही होती है। आई थिंक इस टाइप की कोई लाइन होती है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इस टाइप की कोटेशंस तो मुझे वैसे ही बिल्कुल याद नहीं रहती हैं, आई डोंट नो व्हाई। सो
बात यहाँ पे यूँ की गई, वहाँ पे हमसे कहा गया कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो वो तब तक अपनी उसी स्टेट में रहेगी जब तक बाहर से उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कोई बॉडी है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए तो वो उसी मोशन में, उसी फ्री मोशन में मूव करती रहेगी, या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं की गई है। सो उन्होंने अब पहले फोर्स की बात कर दी है और फिर उन्होंने बात की है कि वो उसी स्टेट में रहेगी, बात वही है। सो इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लॉ गिव अस क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द नेट फोर्स। क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है? क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो जो सेकंड हिस्सा जो है वो हमें इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है नेट फोर्स। अब ये कह रहा है कि विच इज़ स्टेटेड एज फॉलो, फोर्स इज़ एन एजेंसी which when applied to a body changes or tends to change its state of rest of uniform motion produces acceleration in the body. For example, ये बॉडी है, ठीक है, ये यहाँ रेस्ट में मौजूद है आप लोगों के सामने। अब मैंने इसको हिलाया, फोर्स अप्लाई की, इसको ये यहाँ से यहाँ गई, आगे गई, ऊपर की तरफ गई फॉर एग्जांपल, तो इसने क्या की? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की। अब एक बॉडी थी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, मैंने इसको यूँ कर दिया, डायरेक्शन में तब्दीली आई या इसकी मैग्नीट्यूड में तब्दीली आएगी, किसी भी चीज़ में तब्दीली आएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है, पहले भी पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन को डिस्कस करते वक्त। सो हमने कहा कि जब भी कोई चीज़ या तो वो रेस्ट में होती है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है तो वो चीज़ उसी स्टेट में रहती है जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए। फोर्स क्या है? फोर्स वो एजेंसी है जो अगर किसी बॉडी पे अप्लाई की जाए तो वो चीज़ अपनी जो स्टेट होती है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, वो चेंज कर देती है और उसकी वजह से उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। बहुत ही इजी सी बात थी, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग पार्ट इसका ये है कि दिस लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जो लॉ है जिसे हमने कहा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि आइजैक न्यूटन ने हमें दिया है, जिसे हमने नाम दिया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे पास कि इसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है क्योंकि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत पूछा जाता है, तो ये आपने बात याद रखनी है। क्यों? बिकॉज इट पॉइंट्स टूवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ कॉल्ड इनर्शिया, क्योंकि ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है मैटर की उसकी तरफ हमारा ध्यान ले जाता है, जो कि क्या है? इनर्शिया। नाउ द क्वेश्चन राइज इन योर माइंड इज़ दैट व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इनर्शिया क्या है? हमारे पास मैटर की वो प्रॉपर्टी है by virtue of which it is in state of rest or uniform it tries to remain in that state। अगर एक बॉडी है वो रेस्ट में है, ठीक है, एक बॉडी है, इसको मैं सीधा कर दूँ, एक्चुअली मैंने टेढ़ा किया हुआ है। अगर ये बॉडी है ये रेस्ट पर है, अगर ये बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इसको इसी स्टेट में रहने के लिए ये इसी मतलब ये इसको जब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं कर रही हूँ तो ये बॉडी इसी तरह से पड़ी हुई। जब तक मैं ये यूनिफॉर्म मोशन में थी, इस पर मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूँ तो ये इसी कंडीशन में है, ये खुद ब खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की जब वो रेस्ट वाली कंडीशन में हो या फिर वो किसी मोशन वाली कंडीशन में हो तो वो अपनी उसी स्टेट में रहता है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो क्या होता है? इनर्शिया की स्टेट में होता है। इनर्शिया इज़ नथिंग बट मास, ठीक है। अगर आपको इनर्शिया ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी बॉडी है उसके पास मास है, ठीक है, उसके पास वज़न है, तो वो क्या करेगा? अपना वज़न रखेगा और वो अपनी जगह पर ही रहेगा। बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, अदरवाइज़ अपनी सेम स्टेट में ही रहेगा। सो इनर्शिया क्या है? हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ये वो स्टेट होती है हमारे पास जिसमें कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो उसी स्टेट में रहेगी जब, क्योंकि उसके पास क्या है? इनर्शिया है, मतलब उसके पास अपना मास है। तो ये वो प्रॉपर्टी जो उसे उसी स्टेट में रहने की कैपेबिलिटी देती है, उसके पास उसे एबिलिटी देती है। अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मासेस आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। दो बॉडीज़ हैं, ये हमारे जो कि मैंने यहाँ एग्जांपल में बनाई भी हैं, दो बॉडीज़ हैं, ठीक है। एक को हमने नाम दिया है बॉडी ए, दूसरे को हमने नाम दिया है बॉडी बी। इसको हम बॉल कंसीडर कर देते हैं क्योंकि इनका शेप क्या है? बॉल लाइक है।
ठीक है। सो मैंने कहा कि इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मासेस आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी हमने रखी है सेम। फॉर एग्जांपल दोनों के पास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसी बॉडी जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी स्टेट को चेंज करना ज़्यादा मुश्किल होगा विद रिस्पेक्ट टू हल्के वाली मास के, क्योंकि मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्शिया के। इनर्शिया इज़ नथिंग बट मास। तो हमने कहा कि अगर ये वाली हमारे पास बॉडी है, ये भी 45 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है और ये भी, तो इस वाली बॉडी को हम इजीली रोक लेंगे। और अगर ये जो होगी ये जाती जाएगी, इसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि इसका मास क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। सो हल्की चीज़ पे अगर जो फोर्स होती है वो कम अप्लाई करेंगे तो भी वो रुक जाएगी, इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो जाकर ये रुकेगी, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। अगर फॉर एग्जांपल ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में, दोनों के पास ज़ीरो जो है वो वेलोसिटी है, 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो ये दोनों रेस्ट में ही रहेंगे। अगर मुझे इनको मूव करवाना है तो थोड़ी सी मैं से फोर्स अप्लाई करूँगी, ये बेचारा बॉल आगे चला जाएगा। इसको मुझे इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, इसकी रेस्ट वाली स्टेट को मुझे चेंज करने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इससे हमें पता चला कि ऐसी बॉडी जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसी बॉडी जिसका मास कम होगा विद रिस्पेक्ट टू उसके। तो सारी अगर मैं इस लॉ को जो है वो समअप करूँ तो हमने ये पढ़ा कि ऐसी बॉडी जो कि रेस्ट में है और ऐसी बॉडी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वो अपनी उसी स्टेट में रहती है जब तक बाहर से उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। वो कौन सी एबिलिटी है जो उसे उसी स्टेट में रहने की कैपेबिलिटी देती है कि वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही पड़ी रहे, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करती रहे। तो वो हमारे पास उसका इनर्शिया होता है, वो इसका मास होता है। और जब भी हम क्या करेंगे, ये दोनों बॉडीज़ की स्टेट को चेंज करेंगे, चाहे वो रेस्ट वाली हो, चाहे वो यूनिफॉर्म कंडीशन वाली और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली कंडीशन हो, इनमें से कोई भी बॉडी की अगर हम स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उनके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पर जिसका जो सेकंड पार्ट था वो समअप हो जाता है। और जो हमने बात पढ़ी वो हमने ये पढ़ा कि अगर जिस ऐसी बॉडी जिसका मास ज़्यादा है उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू ऐसी बॉडी जिसका मास कम है, अगर दोनों की वेलोसिटी और सारी कंडीशन सेम होंगी तो। इसलिए जो बॉडी हल्की होती है उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, और ऐसी बॉडी जिसके पास ज़्यादा मास होता है उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि इनर्शिया इज़ नथिंग बट मास। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पेज को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।